चलो फिर कंटिन्यू करते हैं ना। सो प्रोबेबिलिटी के अपन अलग अलग क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे आज इस वाले सेशन में। देखिए किस किस और टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। जैसे ये देखो, प्रोबेबिलिटी और क्रैमर्स रूल का मिक्स क्वेश्चन आया हुआ है। एंड डिनोट्स द नंबर दैट टर्न्स अप व्हेन अ फेयर डाई इज रोल्ड। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इज k by 6, then the sum of values of k and all possible values of n, sum of values of k and all possible values of n। ठीक। देखो अब स्टोरी क्या है, एक डाइस है, उसको आपने रोल किया है, जो नंबर आएगा, मान लो 1 2 3 4 5 6 में से कोई नंबर आएगा। मान लो एन की वैल्यू 2 आ गई, तो एन की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर देंगे, एन की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, है ना, उस पर्टिकुलर एन के लिए इसका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। सो यूनिक आने के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो k/6 दे रखी है, तो मैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो वहां से k की वैल्यू भी आ जाएगी, और k की वैल्यू और ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n का मुझे सम निकालना है। ठीक है ना। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n वो तो आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ आएगा जब डाई को रोल करेंगे अपन। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन को ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्रैमर्स रूल क्या बोलता है। क्रैमर्स रूल बोलता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जीरो नहीं आना चाहिए, डेल्टा शुड बी नॉन जीरो, है ना। तो ये अपने पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा क्रैमर्स रूल, जहाँ पे हम बोलते हैं एक्स आएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, वाई आएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, और जो जेड होगा वो आएगा डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा। सो अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो गया तो मुझे कोई ना कोई सॉल्यूशन तो मिलने ही वाला है। डेल्टा नॉन जीरो होगा तो आपके पास एक यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, डेल्टा जीरो आ जाएगा तो अपन बोलते हैं फिर इनफाइनाइट या फिर नो सॉल्यूशन में से एक पॉसिबिलिटी होगी। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, so ये बन जाएगा 1 2 3, 1 and 3, जेड के कोएफिशिएंट है 1 2 n। ये डेल्टा है, डायरेक्टली ओपन कर देता हूँ, उसमें मैं कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा हूँ, तो कितना बन जाएगा मेरे पास, n² - 6 माइनस ये कितना हो जाएगा 2n - 6, और ये कितना हो जाएगा +1, 6 - 3n। ये कितना बन गया मेरे पास, n² - 2n +6 - 6 कैंसिल हो गया, -3n +6। फैक्टर्स बने हुए हैं, यहीं से निकाल लो, n - 2 -3 कॉमन निकाल लोगे तो n - 2। तो अपने पास डेल्टा की वैल्यू आ गई कि डेल्टा कितना हो रहा है, n - 2 × n - 3, है ना। ये अपना डेल्टा हो गया। अब मुझे मालूम है डेल्टा जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब एन की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी। एन की वैल्यू अगर 1 4 5 6, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा होगा। n = 2 और 3 अगर हुआ तो आपके पास इनफाइनाइट या फिर नो सॉल्यूशन आ रहा होगा। ठीक है। अब उसने क्या बोला, एंड नोट द नंबर दैट फेयर डाइज रोल प्रोबेबिलिटी सिस्टम एज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/6, वही प्रोपोर्शन है ना। देखो पूरे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का रोल सिर्फ कितना सा है, टोटल वैल्यूज अपॉन, सॉरी, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो कितना हो गया, 4/6। ये उसने k/6 के बराबर बोला है, तो k मेरा कितना आ गया, k आ गया 4, है ना। तो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ k एंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। देखो आया समझ में। सर बोल। सर आपने एन की वैल्यू को 6 तक कैसे लिमिट किया? वो तो कुछ भी हो डाइस सकता को रोल किया है है। ना मैंने। क्या क्या? अरे डाइस को रोल किया है। तूने कभी खोल खेला नहीं, स्नेक्स एंड लैडर लूडो। डाइस पे क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ही तो होता है। अच्छा, समझे। देखो है ना, तो वही बात जो अपन लास्ट क्लास में भी कर रहे थे कि प्रोबेबिलिटी आजकल ना मोर और लेस बेसिक पे ज्यादा है ना, वहां पे आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। बाकी ऐसा कोई प्रॉपर्टी वगैरह ऐसा कुछ नहीं लग रहा होगा। देखो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन भी था, वो भी डिस्कस करते हैं। एक्स एंड वाई आर टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, दोनों 1 से 25 के बीच के हैं। डिस्टिंक्ट इसका मतलब दोनों सेम नहीं हो सकते, तो अगर x4 हुआ तो y4 नहीं होगा उस केस में। राइट।
ये ध्यान रखना ना, छोटी छोटी सी बातें होती है जहां पर फंस जाते हैं। डिस्टिंक्ट है मतलब दोनों अलग अलग होंगे, दोनों सेम नहीं हो सकते, दोनों ही 1 से 25 के बीच में जा रहे हैं, 1 and 25 बोथ इंक्लूसिव। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग एक्स एंड वाई। ये तो पीएनसी का क्वेश्चन है, ठीक है चलो कर लेते हैं, अब आ गया तो। नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग एक्स एंड वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज डिविजिबल बाय 5। इसी को कर दो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स प्लस वाई इज डिविजिबल बाय 5। सेम क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का हो जाएगा। अब करें कैसे? एक्स प्लस वाई 5 का मल्टीपल बनना चाहिए तभी तो डिविजिबल होगा। अब एक्स और वाई एक एक नंबर को तो अपन चेक नहीं कर पाएंगे। देखो अगर 5 का मल्टीपल होना चाहिए, कोई नंबर 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो उस नंबर के पास में 5 पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो 5 का मल्टीपल हो रहा होगा, या 5 के +1 फॉर्म का नंबर होगा, या 5 के +2 फॉर्म का नंबर होगा, 5 के +3 फॉर्म का नंबर होगा, या 5 के +4 फॉर्म का नंबर होगा। कोई भी नंबर आप लोगे तो वो नंबर इन्हीं 5 फॉर्म में से एक आ रहा होगा। अगर यहाँ पे वो डिविजिबल बाय 3 बोलता, तो फिर मैं लेता 3 के +1 3 के +2। डिविजिबल बाय 4 बोलता तो मैं 4 के +1 4 के +2 4 के +3। सिमिलरली डिविजिबल बाय 5 बोल रहे हो तो 5 टाइप्स के नंबर हो जाएंगे अपने पास, 5 के मल्टीपल्स 5 के +1 5 के +2 5 के +3 5 के +4। और 1 से लेके 25 तक नंबर काउंट कर रहा हूँ तो मेरे पास 5 के मल्टीपल भी 5 होंगे, 5 के +1 फॉर्म के नंबर भी 5 होंगे, 5 के +2 फॉर्म के नंबर भी 5 होंगे, हर टाइप के नंबर 5 है मेरे पास। अब देखो दोनों का सम 5 का मल्टीपल बनना चाहिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सोच के देखते हैं। ये 5 का मल्टीपल आ जाए और ये भी 5 का मल्टीपल आ जाए तो दोनों का सम क्या होगा? 5 का मल्टीपल ही रहेगा। ये तुमने 5 के +1 फॉर्म का नंबर ले लिया, तो ये 5 के +1 का है तो ये 5 के +4 का होना चाहिए, तभी तो ऐड करने में 5 का मल्टीपल बन जाएगा। ये रिमाइंडर 1 दे रहा है, रिमाइंडर 4 देगा, रिमाइंडर रिमाइंडर ऐड होकर 5 का मल्टीपल बना देगा। ये अगर 5 के +2 हो जाएगा तो ये 5 के +3 होना चाहिए, ये 5 के +3 हो जाएगा तो ये 5 के +2 होगा, और अगर ये 5 के +1 हो जाएगा तो ये 5 के +4 होगा, सॉरी 5 के +4 हो जाएगा तो ये 5 के +1 होगा, है ना। यही 5 केस बनेंगे। अब बस काउंट कर लो, एक्स के पास 5 की पॉसिबिलिटीज, 5 का मल्टीपल 5 नंबर्स होते हैं, है ना। तो इसके पास 5 पॉसिबिलिटीज होंगी, इसके पास 4 पॉसिबिलिटीज होंगी, तो 5 × 4 20 बनेंगे मेरे पास, है ना, क्योंकि सेम नंबर रिपीट नहीं हो सकता, दोनों सेम नंबर नहीं लेंगे। अगर उसने डिस्टिंग नहीं लिखा होता तो मैं यहाँ पे 5 × 5 कर रहा होता 25। उसने डिस्टिंग बोला इसलिए एक्स के पास 5 होंगे तो वाई के पास 4 बचेंगे, बिकॉज एक नंबर एक्स यूज कर चुका है, वही वाला 5 का मल्टीपल वाई यूज नहीं कर पा रहा होगा। 5 के +1 में एक्स के पास 5 वेज होंगे, इसके पास भी 5 होंगे, बिकॉज उसने 5 के +1 फॉर्म का नंबर लिया है, इसको तो 5 के +4 का लेना है। ये हो गया 25। ये भी 2 और 3 सेम, 5 × 5 25, है ना। अब देखो अब सारे 25 बन रहे होंगे, कितना हो गया? 120। सो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 120। वहीं पे अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दूं तो फेवरेबल हो गया 120। अब टोटल कितने हो जाएंगे? एक्स के पास 25 ऑप्शन है, 25 में से कोई भी ले ले। वाई के पास 24 ऑप्शन है, 25 नहीं है ना, क्योंकि जो एक्स हो जाएगा वो वाई नहीं हो पा रहा होगा। तो मैं प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकता हूँ यहाँ पे। देखो आया ना, क्वेश्चन को हम हैंडल कैसे करते हैं। डिविजिबल बाय 5 आया, डिविजिबल बाय 4 आया, 3 आया, है ना। ये देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन बी दी सम ऑफ नंबर्स अपीयर्ड व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड। दो डाइस को रोल किया पर ने, दोनों का सम निकाला है, वो एन हो जाएगा। अब दो डाइस का सम, है ना, मिनिमम कितनी वैल्यू आ सकती है? दोनों पे 1 1 आ सकती है, तो मिनिमम सम कितना हो जाएगा? एन की मिनिमम वैल्यू वुड बी 2। मैक्सिमम कब आ रहा होगा? जब दोनों पे 6 आ जाएगा, 6 और 6। सो मैक्सिमम कितना हो गया? 12। तो मिनिमम सम आपका कितना आ सकता है? 2 आएगा, और मैक्सिमम कितना आएगा? 12 आएगा। इसका मतलब एक बेसिक बात तो मुझे क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते समझ में आ गई कि एन की वैल्यू जो है वो 2 से 12 के बीच में ही आ रही होगी। 2 लाने का एक ही तरीका है, दोनों पे 1 आ जाए। 3 लाने के दो तरीके होंगे, देखो, एक पे 1 एक पे 2, या फिर इस पे 1 इस पे 2। 4 लाने के 3 1 1 3 या फिर 2 2। 5 लाने के 1 4 4 1 2 3 3 2, 4 तरीके हो जाएंगे, एंड सो ऑन। आगे जाओगे तो नंबर ऑफ वेज कम होते जाएंगे, 12 निकालने का एक ही तरीका होगा, दोनों पे 6 आने चाहिए। 11 चाहिए होगा तो एक पे 5 एक पे 6, तो 5 6 6 5। 10 निकालना होगा तो 6 4 4 6 या 5 5, है ना।
तो उस तरह से मेरे नंबर ऑफ वेज रहेंगे, जो बीच वाला नंबर होगा उसके मैक्सिमम आ रहे होंगे, है ना, बिकॉज 2 का भी 1 था, 12 का भी 1 था। 3 निकालने के वेज 2 थे, 11 निकालने के भी 2 थे, 4 निकालने के 3 थे, 10 निकालने के भी 3 थे, दोनों साइड से बढ़ता जा रहा है नंबर ऑफ वेज। तो जो बीच वाला नंबर होगा उस बीच वाले नंबर के लिए तुम्हारे पास सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज आ रहे होंगे, वो नंबर के आने के। 2 और 12 के बीच में कौन सा हो जाएगा? 7, है ना। तो 7 का सम आने के वेज सबसे ज्यादा हो रहे होंगे। देखो ना, 1661, 2552, 3443, 6 वेज में 7 आ सकता है। जबकि उसके पीछे का नंबर देखो, 6। 6 कितने में आ रहा होगा? 6 आ रहा होगा 51, 15, 24, 42, 33, 5 वेज ही आ रहे होंगे, है ना। सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। तो एन क्या था? सम ऑफ नंबर्स अपीयर व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल। तो सम अपन को याद रहता है 2 से 12 के बीच में ही रहेगा हमेशा सम, राइट। और कोई आपसे पूछता है मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज किस नंबर के होंगे, जो बीचों बीच में आ रहा होगा, मतलब 7 का सम निकालने के वेज ज्यादा होंगे। इसका मतलब सोच के देखो, अगर कोई मुझसे प्रोबेबिलिटी का गेम खेलता है, वो कहता है मैं 2 डाइस को रोल करूंगा, आप एक नंबर पे बेट लगा दो, कौन सा नंबर आएगा? सो द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी विल बी फॉर 7, है ना। 7 पे लगाओगे तो आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी, बिकॉज 7 के आने के वेज बहुत ज्यादा है। उसके बाद में 6 और 8। सो अगर कोई मुझसे पूछता है कि यार 6 और 8 में से आप किस पे बेट लगाओगे, दोनों की बात बराबर है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही होगी, चाहे आप 6 पे लगा दो, सम 6 या फिर सम 8। एनीवेज क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। लेट द प्रोबेबिलिटी दैट n-2 √3n आर इन जीपी इज k/48। अब देखो बोल क्या रहा है, ये 3 नंबर जीपी में हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी जो है वो है k/48, और मुझे k की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ट्राई करके देखो आप इसको कैसे करोगे। सर मेरा आंसर तो आया पर ऑप्शन में नहीं है। मतलब गलत आया फिर तो, ठीक है, फिर हाँ। क्वेश्चन गलत है। देख, जीपी दिया हुआ है ना, तो एन की सारी पॉसिबल वैल्यूज को निकाल दिया अपन ने, अपने पास टोटल केसेस तो आ चुके हैं, यही केसेस होंगे टोटल, है ना। फेवरेबल निकालने हैं मुझे। फेवरेबल मतलब ये जीपी कब बन जाएगा, इसको जीपी बना के देखते हैं। तो जीपी बनने के लिए क्या होता है, अगर ए बी सी जीपी में होंगे, आर एन जी पी, तो बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा? ए सी के बराबर आएगा, मतलब बीच वाले का स्क्वायर कर दो, मतलब 3n, दिस इज इक्वल टू n-2 एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट। ये होता है ना, 3 टर्म जीपी में होंगे तो बीच वाले का स्क्वायर इज एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट। यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे? 3n = n² - 4। रीअरेंज करो इसको, देखो n² - 3n - 4 = 0। क्वाड्रेटिक बन गई, फैक्टर्स बन जाएंगे इसके, n-4 इंटू n+1 = 0। यहाँ से मुझे सॉल्व करके क्या मिल जाएगा? n = 4 और -1। n-1 तो वैसे ही नहीं हो सकता है, तो मुझे n क्या मिल गया? n हो गया 4। ठीक। अगर n को मैं 4 ले लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे? जो ये 3 नंबर्स आ रहे होंगे, ये 3 नंबर्स मेरे जीपी में आ जाएंगे। क्लियर हुआ? हाँ। अब मुझे निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी ध्यान से दो कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज 3 नंबर्स आर इन जीपी। ठीक है, तो जीपी में निकालने के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा कि 48 आ रहा है ना ये। एन की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 4 आने के कितने वेज होंगे? 1 3 3 1 2 2। 3 वेज। 3 वेज हो गए, तो फेवरेबल कितना हो गया? 3 वेज हो गए, थ्री है ना, बाय थर्टी की सिक्स वैल्यू 4, और टोटल कितने आउटकम हो जाएंगे? 36। आया समझ में? सर मैंने सैंपल स्पेस गलत ली थी। क्या लिया तूने सैंपल स्पेस? 12? 10। अच्छा, ये एन ले लिया। हाँ। एन जो सैंपल स्पेस है उसमें ये मेरे पास एन की पॉसिबल वैल्यूज है, बट इनके आने के वेज भी तो है, सबके सेम वेज नहीं है ना। अगर सबका आने का एक वे होता तो मैं 10 बोल देता, 10 भी नहीं होगा, ये 11 होगा वैसे तो। 2 से लेकर 12 तक देर आर 11 नंबर्स।
आया समझ में? तो मेरे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स के आने के तरीके कितने हैं? है तो वेज 36 ही ना। जैसे 7 है, 7 सेम नंबर है, लेकिन आ कितने बार रहा होगा? 6 तरीकों से आ रहा होगा। तो मैं 6 वेज काउंट करूंगा उसको। तो ये कितना हो गया? 1/12। अच्छा, 48 लेके जाना है इसको। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। मुझे प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है कि जब मैं उन दो डाइस को रोल करूंगा तो मेरे पास जीपी बन जाएगा। मतलब दो डाइस को रोल करूंगा तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 36। और जीपी कब बनेगा? जब उन दोनों आउटकम्स का सम 4 आ रहा होगा। सम 4 कितने वेज में आ रहा होगा? 3 वेज में आ रहा होगा। इसलिए अपन ने 3/36 लिया उसका प्रोबेबिलिटी। ये वाला क्वेश्चन देखो। 25% of the population are smokers. A smoker has 27 times more chances to develop lung cancer than a non-smoker. A person is diagnosed with lung cancer and has the probability that this person is a smoker is K/10. सर ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है क्या? बेस थ्योरम बोल दो या फिर ऐसा बोल दो कि कुछ कंडीशन मुझे गिवन है यहाँ पे, है ना, कि कोई इवेंट हो चुका चेंज हो जाएगा ना। है ना। जो क्या हो चुका है यहाँ पे? पर्सन को लंग कैंसर ऑलरेडी है ना, ये इवेंट हो चुका है, मतलब पर्सन हैज अ लंग कैंसर। तो मेरे पास क्या होगी? दो पॉसिबिलिटीज बनेगी ना। लंग कैंसर है और वो स्मोक करता था, या फिर लंग कैंसर है और वो स्मोक नहीं करता था। यही दो मेरे सैंपल स्पेस में होंगे, और क्या होगा? है ना। कि जो आपके पास गिवन कंडीशन होगी, क्या ये उसको ये चीज हो चुकी है, तो जो हो चुका है उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग अपने सैंपल स्पेस को बनाएंगे। कि अगर लंग कैंसर है तो दो पॉसिबिलिटीज है, लंग कैंसर होगा, स्मोक करता होगा या फिर स्मोक नहीं करता होगा। मुझे किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? इज अ स्मोकर। मतलब ये मेरा फेवरेबल है, ये पूरा मेरा टोटल है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? लंग कैंसर स्मोकर अपॉन लंग कैंसर स्मोकर प्लस लंग कैंसर नॉन स्मोक। ये आया समझ में? अब देखो, नीचे से स्टार्ट करता हूँ। स्मोकर होना चाहिए, स्मोकर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। ठीक है। और ये क्या है? लंग कैंसर। स्मोकर को लंग कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 27/28, है ना। या 27 टाइम्स x ले लो, वो भी चलेगा। ऐसे ले लो। 27 टाइम्स मोर चांसेस है ना। तो मान लो नॉन स्मोकर को होने के चांसेस x से प्रोबेबिलिटी, तो इसकी 27x हो जाएगी। प्लस स्मोकर नहीं होना चाहिए 3/4। स्मोकर नहीं होगा, उसको लंग कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी x। ऊपर क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू 27 इंटू x। ये x तो मेरा वैसे भी कैंसिल होने वाला है, तो मेरे को टेंशन नहीं है। ऊपर कितना हो गया? 27। नीचे कितना हो गया? 27 + 3 30। 9/10। के कितना आ जाएगा? 9। ध्यान से देखो, है ना, बेस्ड थ्योरम, अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कुछ भी देख लो। मैं सिंपल सा कंसेप्ट लगा रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई इवेंट हो चुका है, तो मैं उस इवेंट जो हो चुका है उसके रेस्पेक्ट में उस पूरे क्वेश्चन को देखूंगा। तो अगर लंग कैंसर है तो लंग कैंसर है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? लंग कैंसर स्मोकर को होगा या फिर लंग कैंसर नॉन स्मोकर को होगा। दो ही मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं, उन्हीं दोनों के प्रोपोर्शन में मेरे को ढूंढना है लंग कैंसर विद अ स्मोकर। देखो, आया समझ में? यस सर। अब इसी कहानी को ना हम बहुत जगह और यूज कर लेते हैं। तो इसी टाइप के मैं और क्वेश्चंस भी करा देता हूँ, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस अपन वेन डायग्राम में भी यूज करते हैं। वेन डायग्राम में और वो लास्ट वाला एक बार फिर से दिखाइए। ओके, डन सर।
कंडीशनल वाला एक क्वेश्चन वेन डायग्राम का। एक काम करो अपन पहले एक और ट्राई करते हैं, तब तक मैं वो दूसरा क्वेश्चन ढूंढ के रखता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? लेट ए बी एन इवेंट दैट द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन टू रैंडमली चूजन नंबर्स इन द सैंपल स्पेस 0 to 60 इज लेस देन और इक्वल टू ए। सो प्रोबेबिलिटी आ रही है 11/36, मुझे निकालना है वो ए क्या रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आया ना? यस सर। इसका आंसर देखो कितना आ रहा होगा। सही है ना? यहाँ पे जो क्या है, एक इवेंट है। इवेंट के डिफाइन किया उसने कि डिफरेंस निकालना है दो रैंडमली नंबर्स, रियल नंबर्स के बीच में। ऐसा नहीं कि इंटीजर्स होंगे, रियल भी हो सकते हैं। 0.5, 125, 1.25 या फिर 16.76, इस तरह के नंबर्स भी हो सकते हैं। √39 भी आ सकता है। सारे नंबर्स अलाउड होंगे इन दी सैंपल स्पेस 0,16। इसका मतलब अब अगर मैं सैंपल स्पेस समझू तो सैंपल स्पेस में मेरे पास डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं है। हरी बात समझ में? मेरे पास जैसे 0,60, मतलब अगर आप सोचो दो नंबर्स में ले लिए एक्स और वाई, आप कह रहे हो कि ये एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब मॉडुलस, ये लेस देन और इक्वल टू ए आना चाहिए। और एक्स और वाई 0 से 60 के बीच में कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसका मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होंगी, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी ना 0 से 60 के बीच में। तो इसको अपन क्या करते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी एट द एंड होता क्या, इट्स अ प्रोपोर्शन टोटल सैंपल स्पेस में। तो कितना सैंपल स्पेस आपका है, ये प्रोपोर्शन को मैं, यहाँ तो अपन वैल्यूज काउंट कर रहे थे अभी तक, तो इस प्रोपोर्शन को आप चाहो तो लेंथ की रिस्पेक्ट में बोल सकते हो कि फेवरेबल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, तो भी सेम प्रोपोर्शन आ रहा होगा। फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया, फेवरेबल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना? सपोज करो मैं बोलूँ कि इस रूम के अंदर से मैं एक 3D के अंदर एक पॉइंट लूंगा, तो मेरा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? इस पूरे के पूरे रूम के अंदर जितने इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इसका मतलब इस पूरे के पूरे रूम का वॉल्यूम मेरा सैंपल स्पेस हो जाएगा, राइट? और मेरा जो फेवरेबल केस होगा वो कोई एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा जो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग आ रहा होगा। तो आप क्या करोगे फिर? फेवरेबल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना? तो आप एट द एंड आई हैव टू फाइंड आउट द प्रोपोर्शन, दैट प्रोपोर्शन कैन बी नंबर ऑफ वैल्यूज अपॉन टोटल वैल्यूज, लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, एरिया अपॉन टोटल एरिया, वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, या फिर कुछ और डायमेंशन में आपको खेलना है तो कुछ और डायमेंशन में खेल सकते हो। एट द एंड तो मुझे प्रोपोर्शन निकालना है बस। तो अब यहाँ पे देखो क्या है, एक्स और वाई जो मेरे हैं वो 0 से 60 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। इसका मतलब 0, 60 भी चलेगा, 159 भी चलेगा, √13, √36 भी चलेगा। तो मेरे को ये कहानी समझ में आई कि अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे, लेकिन वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, इस स्क्वायर के अंदर आ रहे होंगे। दिस इज एक्स इज इक्वल टू 60, दिस इज वाई इज इक्वल टू 60। ये जो स्क्वायर बना यहाँ पे ओ ए बी सी, इस स्क्वायर के अंदर आप कोई भी पॉइंट ले लो, दैट विल बी योर सैंपल स्पेस। इसका मतलब यहाँ पे मैं एरिया की टर्म्स में खेलना स्टार्ट कर दूंगा। तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, टोटल एरिया, सॉरी फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया। तो डिनोमिनेटर तो बहुत सिंपल है, पहले वो निकाल देते हैं। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, टोटल एरिया कितना है, ये 60, ये 60 स्क्वायर है, तो 60 का स्क्वायर दैट इज 3600। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द न्यूमरेटर। अभी न्यूमरेटर की कहानी क्या है देखो। न्यूमरेटर क्या होगा, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू ए। ठीक है, इसका मतलब इसको सॉल्व करते हैं। मॉड ऑफ समथिंग लेस देन ए, इसको आप क्या लिखोगे, x माइनस वाई या तो a से छोटा होगा या फिर ये माइनस a से बड़ा होगा, है ना? सो x माइनस वाई लेस देन a, ये तो लीनियर इक्वेशन है ना।
लीनियर इक्वेशन इक्वल टू जीरो, लार्जर देन जीरो, लेस देन जीरो, मतलब पोजिशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। तो x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू ए। पहले मैं इस लाइन को बना देता हूँ। ये लाइन कहाँ बनेगी? x माइनस वाई इज इक्वल टू ए। मतलब ये हो गया a कॉमा जीरो, x माइनस वाई, वाई जीरो हो गया तो x a हो जाएगा, है ना? इससे पास कर रही होगी, और बिल्कुल ये लाइन, और यहाँ होगा माइनस ए कॉमा जीरो, ऐसी कुछ लाइन बन रही होगी ये। ठीक है। अब इस लाइन में देखो, ये बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू ए। अगर मैं ये वाला पॉइंट डालूं x को 16, तो ये क्या हो जाएगा? 16 माइनस वाई माइनस ए, लेस देन जीरो आ रहा होगा, सॉरी पॉजिटिव आ रहा होगा। 16 माइनस जीरो माइनस ए, ये पॉजिटिव आ रहा होगा। ए छोटा है ना? हाँ। इसका मतलब मुझे कौन सा चाहिए? लेस देन। तो ये क्या होगा? अपोजिट साइन। दो पॉइंट्स लाइन के अपोजिट साइड पे होंगे तो अपोजिट साइन निकाल रहे होंगे। ये तो पॉजिटिव निकालता है, मेरे को नेगेटिव चाहिए, मतलब इस लाइन के ऊपर वाला एरिया होगा। दूसरी लाइन बनाते हैं, एक्स माइनस वाई माइनस ए वाली। तो एक्स माइनस ए हो जाएगा यहाँ पे, और वाई ए हो जाएगा यहाँ से। ऐसे कुछ पास कर होगी, इसके पैरेलल ही बनी, है ना? ऐसी कुछ लाइन होगी। ये हो रहा होगा 0,8 पॉइंट। अब इस लाइन में अगर मैं ओरिजिन डालूं, है ना, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस लाइन के इधर वाला एरिया हो जाएगा। सो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ना, दिस हैज टू बी लार्जर देन माइनस ए, दिस हैज टू बी लेस देन ए। तो दोनों का ओवरलैपिंग कौन सा हो जाएगा? ये बीच वाला एरिया। यहां तक देखो समझ में आया कि नहीं आया? जो मेरा फेवरेबल एरिया है, मेरा फेवरेबल एरिया इज दिस, इन बिटवीन वाला एरिया। यहाँ पे कंसेप्ट कौन सा लगा है अपना? स्ट्रेट लाइंस वाला, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। सबसे पहले हमने टोटल एरिया निकाला, फिर हमने बोला कि ये एरिया मुझे ढूंढना है। ये है क्या? x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू ए। लीनियर इनइक्वेशन है। लीनियर इनइक्वेशन क्या करता है? ग्राफ पे मुझे एक एरिया निकाल के देगा। अपन करते कैसे? लाइन को प्लॉट करते हैं, है ना? लाइन के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो वो तो इक्वल टू जीरो कर रहा होगा, एक तरफ लार्जर देन जीरो होगा, एक तरफ लेस देन जीरो होगा। स्ट्रेट लाइंस में हमने पढ़ा था, टू पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन विल गिव मी सेम साइन। तो मैंने एक रैंडम पॉइंट पकड़ा यहाँ से 60,0, उसको इस लाइन में डाल के चेक किया, तो वो मुझे पॉजिटिव साइन निकाल रहा था, और यहाँ मुझे नेगेटिव चाहिए। इसका मतलब इस लाइन के उधर वाला एरिया हो जाएगा। तो इसने निकाला इधर वाला एरिया, इसने निकाला इधर वाला एरिया, दोनों का ओवरलैपिंग, दिस ग्रीन एरिया इज माई फेवरेबल एरिया। देखो बच्चा लोग, यहाँ तक समझ में आया ना? यस सर। अब इस फेवरेबल एरिया को बस कैलकुलेट करना, और कुछ नहीं करना मुझे। कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको? देखो, ये मुझे a कॉमा जीरो पता है, ये पॉइंट पे निकाल सकता हूँ, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा ना फिर। ये a कॉमा जीरो है, ये 60,0 है, तो ये पॉइंट 60 होगा, और 60 को इसमें डाल दो। ये थी ना इक्वेशन, x 60, तो y कितना आ जाएगा? 60 माइनस ए। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? इस ट्राइंगल का एरिया लिख रहा हूं मैं, हाफ, बेस कितना है? ये 60 है, ये a है, तो बेस होगा 60 माइनस ए, हाफ 60 माइनस ए। हाइट भी कितनी है? 60 माइनस ए। ये इस ट्राइंगल का एरिया आ गया, है ना? पूरा सिमेट्री है, इसका एरिया भी उतना ही होगा, हाफ 60 माइनस ए का होल स्क्वायर। तो अब मैं फेवरेबल न्यूमरेटर कितना हो जाएगा मेरा? टोटल में से ये दोनों माइनस करने पड़ेंगे। टोटल कितना है? 3600। उसमें से माइनस क्या कर दो? इन दोनों ट्राइंगल का एरिया, दैट इज 60 माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास न्यूमरेटर, ये आ गया मेरे पास डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 11/36। वहां से सॉल्व करके मैं ए का वैल्यू निकाल दूँ। देखो आया समझ में? तो यहाँ पे क्या होगा ना, कि डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं थी, कंटिन्यूस वैल्यूज है। कंटिन्यूस वैल्यूज होंगी तो लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, उनका प्रोपोर्शन भी निकालोगे तो भी आपका प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। आ जाओ, अब जिन क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था उन क्वेश्चंस को देखते हैं ना, जो वेन डायग्राम्स या फिर सेट थ्योरी में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं।
जैसे देखो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दो इवेंट को अपन इंडिपेंडेंट कब बोलते हैं, है ना, जब उन दोनों का होना या ना होना किसी दूसरे के होने या ना होने पे फर्क नहीं डाल रहा। ठीक है, इसका मतलब अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो दोनों के साथ में होने का प्रोबेबिलिटी विच इज पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए इंटू पी बी। अगर मैथमेटिकली अपन बात करें तो दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होंगे, आपको अगर चेक करना है तो ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होगी वो पी ए इंटू पी बी की होगी। दोनों के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी मतलब दोनों हो जाए तभी तो इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन अगर ए का होना बी के होने पे इफेक्ट डाल रहा होगा तो फिर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, फिर डिपेंडेंट इवेंट्स हो जाते हैं। अब मान लो इसमें तुम्हें पी ए दिया हुआ है 0.3, पी ए यूनियन बी दिया हुआ है 0.8, फाइंड पी बी। देखो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन समझो जो मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे। हम ऐसे क्वेश्चंस को ना हमेशा वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम्स की हेल्प अगर ऐसे क्वेश्चन में लोगे तो तुम्हारे बहुत सारे फॉर्मुलेस बच जाते हैं। दो सेट्स है मेरे पास ए और बी, तो तुम दो सर्कल्स बना दो, ए का और बी का, और वेन डायग्राम की जैसे सॉल्व कर लो। पूरा यूनिवर्स कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। पी ए 0.3 है, मतलब इस सर्कल की वैल्यू 0.3 है, पूरा सर्कल 0.3 होगा। ए यूनियन बी 0.8 है, मतलब मान लो ये मैंने ले लिया ए बी सी और डी। तो मुझे क्या क्या पता है देखो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों का सम 1 आ रहा होगा। ए प्लस बी उसने 0.3 दिया हुआ है, यूनियन 0.8 दिया हुआ है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी उसने 0.8 दिया हुआ है। और क्या मालूम है मुझे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स ही पता है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, बी है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी इज बी। बी क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी, इंटू पी बी इज ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी। आंसर तो अपन जल्दी से निकाल सकते हैं एक स्टेप में, बट मैं यहाँ पे पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूँ ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन में अपन इसी कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। हमने क्या किया, वेन डायग्राम की हेल्प की, सारे एरियाज को मार्क कर दिया, सारे एरियाज में रिलेशन निकाल दिया, सबका सम 1 होगा। इसका सम 0.3 गिवन है, 0.8 होगा। ए बी सी इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी इज बी। पी ए कितना हो जाएगा, ए इज कंप्लीट सर्कल, सो ए इंटू बी, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो घूम फिर के मेरे पास है क्या, अब चार वेरिएबल्स ए बी सी डी और चार इक्वेशन बना लिए मैंने। बस इनको सॉल्व करके यहाँ से अपन ए बी सी डी की वैल्यूज निकाल दी। कितना हो जाएगा देखो, ए प्लस बी 0.3 है तो इसको 0.3 डाल दो, है ना। ए प्लस बी 0.3 है तो सी की वैल्यू आ जाएगी 0.5, तो कितना हो जाएगा ये 0.3 इंटू बी प्लस सी कितना है 0.5। ये कितना हो जाएगा 0.3 बी, तो ये 0.7 बी इज इक्वल टू 0.3 इंटू 0.5। तो बी कितना हो जाएगा 15.15 बाय 0.7, सो 15/7। 5 3 5 5, ठीक है। 3/14 आ गया बी। बी आ गया मेरे पास, बी आ गया तो यहाँ से ए भी आ जाएगा। स्मॉल ए निकाल रहा हूँ, है ना। स्मॉल ए कितना हो जाएगा, 3/10 माइनस 3/14। तो ए कितना आ गया अपने पास, एलसीएम ले लो 140, सो 14 माइनस 10 4, 12/140। 2 से डिवाइड कर दो, 6/7, सॉरी 4 से डिवाइड हो जाएगा, so 3/4 3/12, है ना। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, सब पता है अपन को, डी यहाँ से निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे आप सारी वैल्यूज लिख सकते हो। ए कितना निकाल दिया तुमने, ए निकाल दिया अपन ने 3/25, बी हमने निकाला था 3/14, दिस इज 3/14, सी हमने निकाला, सी कितना, हाँ सी तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, डी भी आ जाएगा, तीनों का सम 1 में से माइनस करा दो, डी की वैल्यू भी आ जाएगी।
अब देखो, अब वो मुझसे कुछ भी पूछे, पी भी पूछे, पी ए इंटरसेक्शन भी पूछे, मैं सब निकाल के दे सकता हूँ। यहाँ तो उसने मुझसे पी भी पूछा था, बी क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू, मतलब 0.5 प्लस 3/14 इज पी बी। अगर मान लो वो मुझसे पूछता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, है ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही होगी, है ना, तो कितने थ्योरम्स याद कर लो, लॉजिक काम कर जाएगा। मैं सब निकाल चुका हूँ यहाँ पे। ए इंटरसेक्शन में कौन कौन सा एरिया आएगा, ए इंटरसेक्शन, सी और डी आ रहा होगा ए इंटरसेक्शन में। बी में क्या आ रहा होगा, बी और सी, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा होगा, सी। तो मेरा आंसर है सी। सी कितना है, 0.5। ये मेरा आंसर आ गया, है ना। कुछ भी बना के दे दे वो, मुझे मुझे कोई टेंशन नहीं है। मान लो उसने बोला प्रोबेबिलिटी निकालो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ठीक है। ए में क्या क्या आ जाएगा, ए और बी वाला एरिया आ रहा है। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आ रहा है, ए और डी आ रहा है। यूनियन करना है मतलब मिक्स करना है, ए बी और ए डी को मिक्स करूंगा तो ए बी डी आ जाएगा। मतलब ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, डी का वैल्यू, तीनों को ऐड कर दो, वही तुम्हारा आंसर है। मतलब ए बी डी, वन में से सी माइनस करा दो, 0.5 आंसर आ गया मेरा। सो वेन डायग्राम इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। आप क्या करो, फोटो बनाओ, सारी वैल्यूज निकाल लो। अब जो कुछ भी पूछा होगा मैं सारा का सारा उसको निकाल के दे सकता हूँ। देखो ये क्लियर हुआ क्या, है जी ना। सर। और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो कभी कभी वो ऐसे क्वेश्चन दे देता है, ये वाला कर लो, ठीक है, ये ले लो। पी ए दे दिया उसने 0.3, पी बी दे दिया 0.4, है ना। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे वो दो तीन फॉर्मूले हैं वो सब याद कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो क्वेश्चन को चेंज कर देगा, कुछ और पूछ लेगा, हमारा कोई फॉर्मूला काम नहीं कर रहा होगा। देखो ये कर लेते हैं, ये कर लेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। कुछ है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये सब निकालना है मुझे। ए ऑब्लिक बी का मतलब क्या हो जाता है, बी हो चुका है, बी के होने के बाद ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है? एक काम करते हैं, तो पहले पहले मैं ए ऑब्लिक बी निकालना यहाँ से समझा देता हूँ। सपोज करो सेम क्वेश्चन में किसी ने तुमसे पूछा हो पी ऑफ ए ऑब्लिक बी, अब ध्यान से देखना। पी ऑफ ए ऑब्लिक बी का मतलब क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए इफ बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। जो अभी अपन डिस्कस भी कर रहे थे ना, कि बी ऑलरेडी हो चुका है। अगर जो हो चुका है तो हम सैंपल स्पेस उसी के रेस्पेक्ट में देखते हैं। सो आप पी ए ऑब्लिक बी निकाल रहे हो तो आप क्या निकाल रहे हो, ए के होने की प्रोबेबिलिटी, अगर बी हो चुका है। पी हो चुका है इसका मतलब मेरा सैंपल स्पेस देखो क्या बन जाएगा, माई सैंपल स्पेस वुड बी हो चुका है। ये मेरा सैंपल स्पेस है, इसके अलावा बाकी मेरा सैंपल स्पेस में है ही नहीं। ये बात समझ में आ रही सबको। देखो बहुत पावरफुल तरीका है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का बैंड बच जाता है इससे, है ना। ध्यान से देखो, ए ऑब्लिक बी का मतलब क्या हो गया, बी ऑलरेडी हो चुका है, बी ऑलरेडी हो चुका मतलब ये मेरा सैंपल स्पेस है। अब इस सैंपल स्पेस में आप ए के होने की प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हो, ए कहाँ पे हो रहा होगा, ये है ए के होने वाला पार्ट। तो ये वैल्यू का प्रोपोर्शन निकालना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/14 ऊपर आएगा, नीचे टोटल कितना है, 3/14 प्लस 0.5। ये देखो ये समझ में आया कि नहीं है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप वेन डायग्राम बनाओ, सारे वैल्यूज निकाल लो। उसके बाद जो भी पूछा हो ए ऑब्लिक बी, मतलब बी के होने के बाद ये आपका सैंपल स्पेस है, इसमें ए के होने की प्रोबेबिलिटी आप ढूंढ रहे हो, मतलब दिस वैल्यू अपॉन दिस टोटल वैल्यूज में आंसर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, है ना। यस सर।
यस सर। जैसे अब वो वाला एग्जाम्पल देखते हैं ना, ये शायद एग्जाम्पल थोड़ा खतरनाक बन जाएगा, लेकिन ठीक है चलो कोई नहीं। 3 3 और बहुत कुछ दिया हुआ है इसके अंदर। करना क्या है, पहले तो वेन डायग्राम बना लो। तीन मेरे पास सर्कल्स होंगे और सारे एरियाज को लेबल कर दो। ये जाएगा ए बी सी डी ई एफ एफ जी एच। सर ठीक है, हाँ बोल। सर वो पॉइंट टू दे रखा है, यूनियन में है या इंटरसेक्शन में है? ये पॉइंट टू, हाँ। ये ए इंटरसेक्शन होता है हमेशा। ए बी लिखा है मतलब ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले अपन को क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच। सबका सम कितना आता होगा, 1 आता होगा। 4 और 4 8 इक्वेशन। ठीक है, 8 वेरिएबल है। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सारी कंडीशंस की इक्वेशंस बना देंगे, सबको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूंगा। पी ए कितना है, 0.3। ए कितना है, ये वाला सर्कल। क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस ई 0.3 है। पी बी में क्या हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ 0.4 है। पी सी क्या हो जाएगा, बी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी 0.5 है। ए और बी कॉम्प्लीमेंट देखो, ए में क्या क्या आएगा तुम्हारे पास, ए में आएगा ए बी डी ई, है ना। बी कॉम्प्लीमेंट बी के अलावा, इसके अलावा कॉमन क्या बचेगा, ए और डी। तो ए और डी की वैल्यू 0.2 है। आ रहा है ना समझ में। ए और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है मुझे। बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ई एफ। ई एफ 0.3 है, ई प्लस एफ 0.3। ये देखो, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, है ना। ए कॉम्प्लीमेंट अगर ऐसे फिगर से नहीं समझ में आ रहा हो, लिख लिख के कर लेना। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आ जाएगा, ये चार चलेगा, सी एफ जी एच, सी एफ जी एच। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आ जाएगा, ए बी जी एच। सी कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, ए बी सी एच। तीनों में कॉमन क्या है, सिर्फ एच है जो तीनों में कॉमन है ना। तो एच की वैल्यू 0.3 आ गई। यहाँ क्या दिया हुआ है, सी कॉम्प्लीमेंट हो चुका है। सी कॉम्प्लीमेंट हो चुका है मतलब सी हटा दो। सैंपल स्पेस में ए बी सी एच है, सैंपल स्पेस में ए बी सी एच है, ये मेरा सैंपल स्पेस है। फेवरेबल केस क्या होंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए बी सी एच में ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी। ये कितना दे रखा है, 0.1। देखो ये आया समझ में। सी कॉम्प्लीमेंट मेरा सैंपल स्पेस है, सी कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये सर्कल हट गया, ए बी सी एच। ए बी सी एच में ए इंटरसेक्शन बी के होने की प्रोबेबिलिटी मतलब बी। सो बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस एच इज 0.1। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी सी एच में एक और इक्वेशन डाली। ठीक है, हो गई मेरे पास सारी इक्वेशन खत्म। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 वेरिएबल थे, 8 इक्वेशन बन गई। देखो इक्वेशन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। एच तो मुझे ऐसे ही गिवन है, यहाँ पे एच डाल दोगे तो एबीसी में एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, एबीसी में रिलेशन तुम्हें और कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा। देखो एबीसी में डी ई एफ जी, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये तो 0.5 गिवन है, डायरेक्टली पुट कर दो 0.5। एच तुम निकाल चुके हो 0.3, सो 0.5 0.3 0.8। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा होगा, 0.2 आ रहा होगा। ये आ गई एक इक्वेशन। एक ए प्लस बी प्लस सी की इक्वेशन यहाँ से आ रही होगी। ठीक है, एक और चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी की इक्वेशन। यहाँ से ले आओ, डी को डाल दो 0.2 माइनस ए। सो डी की जगह 0.2 माइनस ए आ जाएगा, ई को उठा के यहाँ डाल दो, है ना। ये तीनों इक्वेशन से एफ गायब करा दो, यहाँ से एफ निकालो, 0.3 माइनस ई यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो। आपके पास डी ई जी में इक्वेशन आ जाएंगी। तो आगे मैं मेहनत नहीं कर रहा, बस मैं तुम्हें समझा दिया ना। अपन और क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो यहाँ से तुम सारी की सारी वैल्यूज निकाल दो। वंस यू हैव ऑल दीज वैल्यूज, तो फिर उसने कुछ भी पूछा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
देखो A ऑब्लिक B क्या हो जाएगा, B के होने के बाद, B हो चुका है तो ये सर्कल मेरा सैंपल स्पेस है, इसमें A के होने की प्रोबेबिलिटी, तो तुम इसका आंसर क्या कर रहे होंगे, B प्लस ई अपॉन B प्लस ई प्लस C प्लस F, इसके अंदर इसका प्रोपोर्शन। C कॉम्प्लीमेंट हो चुका है, C कॉम्प्लीमेंट मतलब ये हटा दो, ABCH हुआ है, तो नीचे आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी प्लस एच, उसमें A के होने की प्रोबेबिलिटी, तो A प्लस बी, ये इसका आंसर हो गया। इसमें क्या आ रहा होगा, C कॉम्प्लीमेंट, नीचे तो वही आ रहा होगा A प्लस बी प्लस सी प्लस एच, A प्लस एच आ जाएगा B कॉम्प्लीमेंट। बस एक बार ये वैल्यूज आ गई तो कुछ भी कोई ना पूछा, आप उसको वहां पे डाल के उसकी वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हो। देखो आया, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो वेन डायग्राम्स के ऊपर बेस्ड होंगे, यहाँ पे आप वेन डायग्राम बना के प्रोबेबिलिटीज को निकाल के सारे एरियाज की वैल्यूज को निकाल के फटाफट से अपना आंसर निकाल सकते हो, जो भी उसने पूछा हो। शॉर्ट शॉर्ट मेथड रहता है, तुम्हारे 4 नंबर अगर आएगा तो इस मेथड से 4 नंबर हमेशा आ जाएंगे, है ना। इसी को कुछ लोग फिर कंडीशनल से करते हैं, कुछ लोग बेस से करते हैं, लेकिन वही है, इतना माथा पच्ची क्यों करना, जब सिंपल लॉजिक से मैं आंसर निकाल सकता हूँ। तो A ऑब्लिक B जब तुम्हारे पास आता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, A के होने की प्रोबेबिलिटी प्रोवाइडेड B ऑलरेडी हो चुका है। देखो यहाँ तक क्लियर है सबको। हाँ सर। तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी, जो कंसेप्ट तुम्हारे काम में आ रहे होंगे, है ना। अब तुम्हें बेस याद है, कंडीशनल याद है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नॉर्मली वही करता हूँ, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग सारे केसेस बना दो, उसी सैंपल स्पेस में अपने प्रोपोर्शन को निकाल दो, वही तुम्हारा आंसर आ रहा होगा। सो एट द एंड प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट अ प्रोपोर्शन, टोटल में से कितना क्वांटिटी आपका वो जो कंडीशन है वो लेके जाएगा, राइट। तो इसी के साथ बहुत है आज की क्लास के लिए, इतना ही आता है जेई में, है ना, इससे ज्यादा ऊपर पूछता भी नहीं है वो प्रोबेबिलिटी। बाकी इसका मैं असाइनमेंट तुम्हें भेज देता हूँ इसी के साथ में, कल के नोट्स और आज के नोट्स मिला के, और फिर नेक्स्ट क्लास में अपन अपना नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। सर नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है? पता नहीं हमें को जो प्लानर में होगा वही करेंगे। ओके। चलो बाय सर। बाय।